नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। वक्त हो गया कार्यक्रम जीवन रोशनी का, और आज हम एक बहुत ही खूबसूरत विषय को लेकर के आए हैं, खूबसूरत मूल्य को लेकर आ रहे हैं इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और मूल्य है प्रोग्रेस, यानी कि प्रगति। आप सोच रहे होंगे कि ये प्रोग्रेस और प्रगति ये क्या मूल्य है, ये तो हर फील्ड में शायद चाहिए, ऐसा मुझे भी लग रहा है। लेकिन इसके सही जवाब तो हमारे एक्सपर्ट ही दे सकते हैं, उनसे हम जानेंगे। तो आज हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो सिस्टर बीना हैं, और आपने एमएससी इन केमिस्ट्री और एमबीए इन सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट में किया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रजिस्टर्ड पेटेंट अटॉर्नी के रूप में भी आप रजिस्टर्ड हैं। हमारे देश में ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, 1000-2000 लोग जो रजिस्टर होते हैं। तो ये क्वालिफ़िकेशन है आपकी, और आप ब्रह्मा कुमारीज़ के साथ से 1992 से जुड़े हुए हैं। आपने आईपीआर इंडस्ट्रीज़ में भी कार्यरत थे, आप कार्य किया है। आपने ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स और जियोग्राफिकल इंडिकेशंस में आपको 12 साल से एक्सपीरियंसेस है, और आपने कई सेमिनार्स भी दिए हैं जिसमें एमएसएमई में आईपीआर और डिज़ाइन प्रोटेक्शन के ऊपर आधारित। और इसके साथ साथ आप 2020 से समर्पित रूप से ब्रह्मा कुमारी इसके हेडक्वार्टर में अकाउंट्स डिपार्टमेंट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो ऐसे बीना दीदी हमारे साथ हैं आज। आइए उनका स्वागत करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा ना क्वालिफ़िकेशन, सब मुझे भी लग रहा था कि इतने पढ़ाई कैसे कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम के अंतर्गत। नमस्कार जी, ओम शांति, नमस्ते जी। तो जैसे कि आप बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, जैसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया है और चीज़ों को समझा भी है, तो मुझे लगता है कि स्पिरिचुअलिटी भी आपको इजी हुआ होगा एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ऑलरेडी आपकी एकाग्रता की शक्ति शायद बचपन से है। हाँ, इजी ही रहा, क्योंकि बचपन में ही जैसे ज्ञान में आ गए माता पिता के साथ, तो इसलिए बाहर का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ा। तो वो एकाग्रता और वो जो स्पिरिचुअलिटी में जो फोकस चाहिए वो थोड़ा सा प्रैक्टिस के आधार पर वो बढ़ाते जा रहे हैं। बचपन से भी है और अभी भी कार्यरत हैं उसमें, अपना प्रगतिशील के तौर पर मतलब आगे की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। जी, तो आप बेसिकली कहाँ से हैं? बेसिकली तो हम राजस्थान से ही हैं, लेकिन फिर एजुकेशन और जो बाकी का जॉब वगैरह प्रोफाइल वो सब बाहर से, मतलब दिल्ली से हुआ है, और दिल्ली में ही काफ़ी साल बिताया है। तो इसलिए भाषा में थोड़ा 3-4 स्टेट का टच मिलेगा आपको। जी जी बिल्कुल, आप हमारे राजस्थान की ही हैं, और राजस्थान के ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन भी है। तो बहुत अच्छा लगा जान करके। तो आपसे जानना चाहेंगे, जैसे आप प्रगतिशील की बात कह रहे हैं, तो प्रगति यानी कि प्रोग्रेस ये एक मूल्य है, आपको क्या लगता है क्या है? प्रगति एक बहुत सारे मूल्यों का समावेश है, खाली प्रगति ही कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे मूल्य जब हमारे जीवन में कार्य करते हैं, चाहे वो हम अनुशासन प्रिय हों, चाहे वो हम सत्यता के आधार पर आगे बढ़ने वाले हों, या हम हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेशन से काम करने वाले, ये सारे मूल्य मिल करके हमें प्रोग्रेस फील कराते हैं जीवन में कि हम उन्नति की ओर जा रहे हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि बहुत सारे मूल्य का समावेश वाला व्यक्ति ही प्रगतिशील या प्रगति प्राप्त कर सकता है जीवन में। जी, तो अगर आप इच्छा रखते हैं कि आप प्रगति की ओर बढ़े, तो आपको बहुत सारे मूल्यों के समावेश चाहिए, और उन मूल्यों के आधारित पर आप प्रोग्रेस अनुभव कर सकते हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आ जाए या काम रुक जाए, कई आपके फील्ड में भी ऐसा होता होगा बहुत बार, तो हम क्या करेंगे? क्या हम थोड़ा सा रुक जाएं, या फिर निराशा फील करें, या फिर कैसे हमारे जो काम करने के तरीके हैं, क्षमता है, उसे बढ़ा सकते हैं? अगर कोई ऐसी परेशानी आती भी है लाइफ में कि हमें लगता है सब कुछ स्टक हो गया है, रुक गया है, तो उस टाइम हमें आत्मनिरीक्षण की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम देखें कि उस परिस्थिति को देख करके हम खुद तो मन से तो स्टक नहीं हुए हैं। परेशानियां आती हैं, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव लाइफ में आते हैं, पर उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपने ऊपर पूरा निरीक्षण करके कि ये जो कार्य में रुकावट आई है ये कहाँ से आया है, उसका जो रूट कॉज है उसको जान करके हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के तरीके से काम करें। मतलब जो एटीट्यूड होना चाहिए प्रॉब्लम को
एक्सपेंड करने का या वो नहीं होना चाहिए, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर का होना चाहिए। तो वो जो प्रॉब्लम आई भी लग भी गई है कि हमें सब कुछ रुक गया है, तो उसमें हमें निराशा नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारा पॉजिटिव है और प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। तो उससे हम उस पर जीत पा सकते हैं या उसको हम पार कर सकते हैं। तो हमें निराशा की अनुभूति नहीं होगी, पर इसमें पहले हमारा खुद पर कंट्रोल, खुद के मतलब बुद्धि की समझ भी इसमें काम करती है कि हमें ऐसी परिस्थितियां देख करके बुद्धि से निर्णय करना है, परखना है। जो पुराने अनुभव हमारे साथ काम कर रहे हैं वो इसमें कैसे काम में आ सकते हैं, ये सब पूरा आपको निरीक्षण करके हम फिर उस परेशानी को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। निराशा का यहाँ कुछ भी नहीं है। निराशा तो सिर्फ कहने की बात है। मनुष्य अगर चाहे तो वो कभी भी निराशा की तरफ मुंह भी नहीं देखेगा, वो हमेशा आगे की ओर जाएगा। जी जी बिल्कुल। अगर कोई योजना हमारी इच्छा अनुसार पूरी ना हो तो हम क्या करेंगे? क्योंकि कई बार हम दूसरों को दोष दे देते कि उनके वजह से ये हुआ, और कई बार ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे ही साथ क्यों होता है। तो इस प्रकार के दृष्टिकोण होता है, तो क्या करेंगे हम? हाँ, अगर कहते हैं कि मतलब कोई काम ऐसा हो गया है जो इसमें फिर हम दूसरों को दोष देने लगते हैं, पर अगर मैं दूसरों को दोष दूंगा तो एक्चुअल में मैं कुछ नहीं सीख पाऊंगा। तो दोष दृष्टि तो रखना ही नहीं है। व्यक्ति शुरू में मिनट ऑफ फ्रैक्शंस आते हैं कि हम दूसरों को देखने लगते हैं, पर तुरंत हमें अपने पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसका रीज़न बाहर नहीं है, उसका रीज़न हमारे खुद के अंदर ही है और उसका सॉल्यूशन भी हमारे अंदर है। तो हम उसको देखें कि ये परिस्थिति आई है, इसको अब डील कैसे करना है। उसके दूसरों पे दोष रखने से इसकी वजह से हुआ या इसकी वजह से हुआ, वो ना करके अब इसको डील कैसे करना है इस परिस्थिति को। उसमें हम अपने जो भी हमने इतना अध्यात्म के रास्ते पर हैं, उसमें हम अपने बड़ों से बात कर सकते हैं, उनके अनुभवों से जो नॉलेज है वो प्राप्त कर सकते हैं। आध्यात्मिक किताबों से हम ये नॉलेज ले सकते हैं। मतलब इसमें दूसरे को दोष देना नहीं, यहाँ सारा जो भी काम हो रहा है खुद पे हो रहा है, मतलब खुद की उन्नति पे ही हो रहा है। तो दोष दृष्टि तो काम की नहीं। अगर हम दोष दृष्टि रखेंगे तो हम कभी भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। एक लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए जिससे हम कुछ सीख पा रहे हो। अगर हम दोष दृष्टि रखेंगे तो वो रुक जाएगा, हमारा खुद का प्रगति रुक जाएगी। तो इसलिए ये है कि दोष दृष्टि के न बजाय हम खुद का एटीट्यूड लर्निंग करें, पॉजिटिव करें, चीज़ों को देखने का नज़रिया, ये हमें बहुत हेल्प करेगा। मैं यहाँ पर एक सवाल पूछना चाहूँगी। जैसे कहते हैं लोग कि आप मैनिफेस्ट करो और आप ये लक्ष्य रखो, आप ये गोल बनाओ और ये आपको प्राप्त हो जाएगी। उस समय हमारे इच्छा के अनुसार प्राप्त नहीं होती है तो हम उस सिचुएशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, हम फिर हलचल में आ जाते हैं। तो उस समय में क्या थॉट्स लेना चाहिए कि वो अगर नहीं हुई हमारी इच्छा के अनुसार कार्य? हाँ, आपने सोचा और वो आपकी इच्छा के हिसाब से नहीं हुआ तो अभी कुछ मेरे फोकस में, मेरी जो दृढ़ इच्छा शक्ति है उसमें कुछ थोड़ा सा शायद लूप होल है। उसको चेक करना है। उसको चेक करने के लिए हमें साइलेंस में, या कहो कि प्रकृति के सानिध्य में जाके, जहाँ साइलेंस हो, जहाँ हम प्रकृति के साथ लेन देन कर सके, थोड़ा दुनियावी बातों से हट करके आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन की तरफ ध्यान दे, तो हमें पता चलेगा कि जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, तो उसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी पता चलेगा कि इससे बेटर कुछ बेस्ट होना होगा। तो उसको फिर हम उसको जो हमारे पास हम लग रहा है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, हमारे हिसाब से काम नहीं हुआ, उस पर हम ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि हमें पता चला इससे बेस्ट कुछ है। ऐसे ही एक अनुभव है कि हमारे कोई कलीग ने कि ना उसका जॉब छूट गया था किसी कारणों से। काफ़ी साल उन्होंने वहाँ काम किया था, लेकिन कुछ दिन तक, वो 1 हफ्ते करीब उन्होंने उसमें उस दौरान अलग अलग जगह पे अपने इंटरव्यूज़ दिए, पर हुआ नहीं फाइनल। लेकिन 2-3 महीने के बाद वो उस पोजीशन से बेस्ट पोजीशन और बेस्ट प्लेस पे अपने आप को उन्होंने पाया। तो इनिशियली तो उन्हें लग रहा था कि अरे मेरे हिसाब से काम नहीं हुआ, लेकिन कुछ समय के बाद वो बहुत अच्छे पोजीशन पे थी। तो हम ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाले ने, परमात्मा ने हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन रखा हुआ है, वो जो पूरा नहीं हुआ उसको हम इग्नोर कर सकते। ऐसे ये अनुभव है।
जी 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 जी, बहुत बढ़िया अनुभव आप कह रहे हैं कि कैसे बेस्ट पोजीशन आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो होता है, लोग कहते हैं कि अच्छे के लिए होता है, उस अच्छाई को देखने में कई बार हम चूक जाते हैं और हम वो धैर्यता को नहीं रख पाते हैं। तो जैसे दीदी ने कहा था कि प्रोग्रेस जो है वो बहुत सारे मूल्यों के समावेश है, तो इसके लिए आपको धैर्यता की भी आवश्यकता है ताकि आप देख पाएँ कि इससे बेटर ऑप्शन यूनिवर्स आपके लिए तैयार कर रहा है, इससे बेटर ऑप्शन है, बस आप थोड़ा ट्राई करें। तो यहाँ पर नेक्स्ट सवाल मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जब कोई हमारी गलती निकाल दे या फिर आलोचना करे, और ऐसे ऑफिसेस में होते हैं, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में होते हैं कि बैक बाइटिंग बहुत होता है, लोग एक दूसरे के पैर खींचते हैं ताकि हम आगे ना बढ़ पाए, और कंपटीशन, कंपैरिजन, और उसके लिए लोग कई हद तक जा सकते हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे, कैसे अपने स्थिति को भी सही रखें और हम अपना काम पर भी थोड़ा फोकस रह सकें? हाँ, आलोचना या गलतियाँ कोई निकाल रहा है तो हमें थोड़ा सा पूरी जो गलतियाँ निकाल रहा है किस टाइप की वो गलतियाँ हमें या हमारी आलोचना हो रही है, हमें ये परखना है। और ये परख जो हम बार बार परख, ये हमारी जो समझ के आधार पर विकसित होती है जी। तो ये अगर हम देख रहे हैं कि कोई हमारी आलोचना कर रहा है तो हम देखें ये आलोचना जेन्युइन है या ये ईर्ष्यावश कर रहा है। ये 2 पॉइंट से हम उसको जांच सकते हैं। जी। तो अगर वो हमारी जेन्युइन है तो मतलब वो हमारी कमी है, तो हमें उसे इम्प्रूव करने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए कि वो फ्यूचर में ना हो। लेकिन अगर वो ईर्ष्यावश कर रहे हैं या किसी को नीचे दिखाने के लिए कर रहे हैं तो उस केस में ना आपको एक ज्ञानी पुरुष, एक समझदार, एक अनुभवी के हिसाब से उन चीज़ों को लेट गो कर देनी चाहिए। उसका कुछ भी अपने ऊपर असर नहीं आने देना चाहिए। अपनी जो स्थिति है उस पर, मन की स्थिति पर भी कोई असर नहीं आने देना चाहिए जिससे वो चीज़ें आई हैं और चली जाएंगी, क्योंकि आपने उनको एनर्जी नहीं दी। सोच करके हम अपने संकल्पों से एक एनर्जी देते हैं ना, ड्रेन कर देते हैं अपनी एनर्जी ऐसे विचारों में, तो हमें उसे एनर्जी ही नहीं देना है जिससे वो हम पे इफेक्ट डाले। तो इफेक्टलेस इस केस में हमें बनना पड़ेगा। मतलब कुछ आती हैं चीज़ें लेकिन कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है जी, तो ही फिर आगे बढ़ सकते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे लेट गो करने के तरीका क्या है? जैसे आपने आत्मनिरीक्षण की बात कही, तो जब हम आत्मनिरीक्षण कर रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो उसे हमें कैसे जज करना है, हमें लिखना है कि क्या करना है? हाँ, लिखना है। हर तरीके के थॉट्स को लिखना है, जो भी आ रहे हैं उसको लिख करके फिर थोड़ी देर आप, मतलब जैसे हम प्रैक्टिस करते ही हैं जी, मेडिटेशन करते हैं, तो आप जब साइलेंस में बैठेंगे और आप अपने में जाएंगे, आई एम द साइलेंट बीइंग, तो उसमें फिर आपको एकदम पानी की तरह साफ होगा क्या चीजें एक्चुअल में मेरी हैं और क्या नहीं है। जी, वो सब आएगा ना। बहुत मन तो बहुत सारा क्रिएट कर देता है, लेकिन जब आप लिखेंगे तो आपको परख आ जाएगी। इसलिए हम जो मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं कि साइलेंस बेस्ट है। क्यों? क्योंकि मैं खुद को जान पाती हूँ और मन के विचारों को जान पाती हूँ कि मैं एक्चुअल में तो बीइंग हूँ, साइलेंट बीइंग हूँ, और जो मन विचार दे रहा है ये अलग अलग स्थिति के हिसाब से, लोगों के हिसाब से क्रिएट कर रहा है, अपने पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से हाँ क्रिएट कर रहा है। तो उसमें वो सब कुछ इंक्लूड करके लाता है। लेकिन जब मैं एक्चुअल में मैं फील करती हूँ कि मैं तो ये सब नहीं हूँ, वो तो ऊपर नीचे बातें आई उसके हिसाब से ये मन दे रहा है, लेकिन हम परख लें कि कौन सा मेरा एक्चुअल में है, विचार है और कौन सा नहीं है, तो फिर उस पे हमें काम करना है, स्टेप बाय स्टेप करना। हाँ जी, ये एक साथ नहीं होने वाला है, एक दिन में भी नहीं होगा, एक दिन में भी नहीं होने वाला है, एक महीने में भी नहीं। करते रहो करते रहो करते रहो, बस करते रहो, निरंतर अभ्यास है। हाँ, इसलिए एक रोज का एक स्टेप भी, मतलब हमें रुकना नहीं है। चाहे हम थोड़ा सा चलें लेकिन चले जरूर, मतलब कुछ उन्नति करें चाहे थोड़ी सी करें, तो ही हम, जैसे कहते हैं वो बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन है, किसी के बारे में बात करते हैं तो हम उसकी जो फाइनल है स्टेज को देखते हैं, लेकिन उसने निरंतरता को बनाए रखा, तो वो हमें बनाए रखनी है, उसमें हमें उदास निराश नहीं होना है। हम कई लोगों को देखते हैं ना कि वो बहुत फास्ट प्रगति कर रहे हैं, लेकिन उनके बैकग्राउंड में क्या है, कितना उन्होंने प्रयास किया बचपन से, वो नहीं दिखता है। हाँ। जी जी बिल्कुल। तो अगर हम बार बार असफल होते हैं तो हम क्या करेंगे? बार बार असफल हो रहे हैं
तो इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन यहाँ पर एक ब्रेक ले लें। तो लेते हैं यहाँ पर एक अल्पविराम, फिर हम वापस आते हैं इस अल्पविराम के बाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो मधुबन 107.8 FM। अगर आपके मन में कोई सवाल है इस प्रगति को लेकर के, आपके मन में सवाल है तो ज़रूर भेजें 94 14 15 14 15 पर, और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं इसी नंबर पर। अरे क्या बात है मैडम, आज तो आपकी चाल ही बदल गई है। क्यों ना हो, त्रिशूल हवाई चप्पल जो पहन रखी है, आप भी पहनिए त्रिशूल हवाई चप्पल और फर्क महसूस कीजिए। त्रिशूल हवाई चप्पल मजबूत, आरामदायक और रंग बिरंगी डिजाइन में आपके नजदीकी स्टोर्स में उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9414152250 या लॉग ऑन करें www.trishulfootwear.in। त्रिशूल हवाई चप्पल, पैरों में मखमल। मनियो मालिक में डूबा, मनियो मालिक में डूबा रे दुनिया, सुराई काया माया लागे, सुराई काया माया लागे। तैरूं जो मैं तेरा दरिया, तैरूं जो मैं तेरा दरिया, हिलाई ना किनारा लागे, सुराही काया माया लागे। जो कोई बारिशों से जागे रे, सोया सोया मन जो कोई बारिशों से जागे, भीगी भीगी आत्मा के भीगे सारे धागे, उजाला उजाला है हर जगह, तेरे हवाले में, तेरे हाथ में। मिले मुझे तू ही सदा, जहाँ जाऊं मैं जो खोलूं ये मन की बढ़िया, तुझी में आना जाना लागे, सुराई काया माया लागे। मैं हूँ जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी, परमात्मा मठ प्रयागपीठ से। आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम। ओम शांति। शिव प्राणों में हो, शिव श्वास श्वास में बसे,
आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। वापस आगे हम कार्यक्रम जीवन रोशनी में। मैं हूँ शुभा और मेरे साथ हैं आज बीना दीदी। और बीना दीदी हमें बता रहे हैं प्रोग्रेस और प्रगति का क्या सही अर्थ है इस मूल्य के बारे में। और उनके भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस इतना है क्योंकि उन्होंने भी 12 साल एक फील्ड पर जॉब भी किया है और ऑल इंडिया के बेसिस पर एक टफ एग्ज़ाम उन्होंने पास किया है। तो इसके बारे में भी हम उनसे उनके जो जवाब है उसमें जानते भी रहेंगे। तो आइए हम ब्रेक से पहले उनसे पूछ रहे थे कि अगर हम बार बार असफल होते हैं, मान लीजिए कोई सीए है, सीएस की एग्ज़ाम दे रहे हैं, या फिर जैसे बीना दीदी ने भी आईपीआर वाले जो एग्ज़ाम्स दिए हैं, तो आईपीआर इंडस्ट्रीज़ के लिए और जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में रजिस्टर्ड पेटेंट अटॉर्नी के रूप में भी उनको मनोनीत किया गया। तो कैसे वो बार बार असफल हुए थे या एक ही बार में कर लिया था, इसके बारे में उनसे जानेंगे। तो कई हमारे दोस्त ऐसे हैं जो बार बार असफल होने से वो छोड़ ही देते हैं उम्मीद। तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में हम जानेंगे बीना दीदी। हाँ जी, इसमें हम ये कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि अगर कोई बार बार किसी एग्ज़ाम में किसी भी बात में असफल हो रहा है तो उसको छोड़नी नहीं चाहिए। हमारा तो जैसे कोई रीज़न था कि आपको दिन भर ऑफिस में रहना है और स्टडी भी करनी है। बहुत सारे लोग हमारे जो भी IAS की तैयारी करते हैं वो डे टाइम में जॉब भी करते हैं और रात को स्टडी का उनको समय मिलता है तो उसमें वो करते हैं। फिर अपना शरीर का भी ध्यान रखना होता है जी, तो नींद भी पूरी चाहिए इस केस में। लेकिन हमारे इसमें आपको जो आपकी सराउंडिंग है, आपके आसपास वाले लोग हैं, वो बहुत पॉजिटिव चाहिए जी। मतलब उनका भी इसमें पूरा हाथ रहता है कि वो आपको आगे बढ़ाने की बातें कर सकें। मतलब आपको निराशा का फेस ना देखना पड़े, उसका मुंह ना देखना पड़े, क्योंकि वो अगर साथ रहने वाले व्यक्ति आपको हर तरह आपका साथ दे रहे हैं, रात को आपके लिए कुछ स्पेशल बना के दे रहे हैं, टी कॉफ़ी बना के दे रहे हैं कि आप पढ़ो, आप पढ़ो, आप पढ़ सकते हो, इस तरह की वो उनकी भावनाएं हैं, तो बहुत काम करती हैं। तो अब मैंने भी काफ़ी बार ये एग्ज़ाम दिया था, कईयों का हो जाता है, फर्स्ट अटैम्प्ट में भी हो जाता है, लेकिन अपने साथ हुआ कि 3-4 बार असफलताएं देखनी पड़ी जी। तो हम निराश नहीं हुए, हमने इसको कंटिन्यू किया। और है ना, फिर जैसे हमारे साथ का जो सराउंडिंग मिला वो बहुत पॉजिटिव मिला, तो उसको फिर हमने आगे सफलता का मुख हमें देखना पड़ा या देख लिया हमने, और ये हमारे को बहुत ही फायदेमंद लगा। तो उम्मीद नहीं हारनी चाहिए। उस टाइम पर आपको अपने परिवार ने मदद की, जैसे आपने कहा कि परिवार का मदद करना बहुत ही उस टाइम ज़रूरी भी है। तो जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए उस समय पर? उम्मीद नहीं हारना है, लेकिन थॉट्स क्या लेना चाहिए? हाँ, कि मेरे को करना है, ये मेरे को ये फाइनल करना है। ऐसी भी कोई भी चीज नहीं है दुनिया में जो मैं ना कर सकूं। ये नाउमीदी में ना जिए, मैं तो इतनी बार असफल हो गया तो अभी मुझे मिलेगा, अभी मेरा समय भी जा रहा है। लोगों की एज लिमिट होती है, तो हमें उसको ध्यान में नहीं रखना कि मुझे करना ही है और करना ही है। ये दृढ़ता जरूर चाहिए, तो ये दृढ़ता भी काम करती है और फिर उसके हिसाब से आसपास भी वैसा ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। मेन आपकी खुद की दृढ़ता है, उसको कभी लूज नहीं करना चाहिए। ये ऐसा है। इसमें प्लान बी भी रखना चाहिए? प्लान बी कुछ नहीं है उसका, एक ही प्लान है, जो कि आपको हार्ड वर्किंग भी होना चाहिए, कुछ भी आपको लूजनेस नहीं देखना चाहिए, लेजीनेस नहीं दिखता है, हार्ड वर्किंग। आप कितने बजे से उठ के पढ़ाई करते थे? या मैं रात को लेट तक 12 बजे तक पढ़ती थी, पूरा दिन ऑफिस में रहता था और सवेरे 5 बजे 4 बजे उठते थे, थोड़ा मेडिटेशन करते थे, थोड़ा ही, उसके बाद कंसंट्रेशन के लिए स्टूडेंट। हाँ, और फिर 5 बजे से हमारा रूटीन शुरू हो जाता था। हम मेडिटेशन जो करते हैं, मुरली जो यहाँ होती है, हम वो डेली सुनते थे। इसको हमने कभी स्किप नहीं किया। इवन जिस दिन एग्जाम्स था उस भी दिन हम सुन के गए, मतलब स्किप नहीं किया। तो ये कुछ रूटीन्स थे जो कि हमें जो स्पिरिचुअली भी स्ट्रॉन्ग कर रहे थे, अंदर से भी, जो दिखता नहीं है बाहर, लेकिन हम अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। और ये फिर सराउंडिंग भी आपको वैसे ही मिला। तो काफ़ी सारे जो क्राइटेरिया हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए, समय उस टाइम ऐसा आ गया जो सब कुछ आपके फेवर में था। हाँ। तो आपने कहा कि आप मेडिटेशन भी करते थे और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाया, तो क्या स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन भी हमें हेल्प करता है अगर हम असफल हो रहे हैं सफल होने में? हाँ जी, क्योंकि एक तरीके से लिख सकते हैं मेडिटेशन में फोकस चाहिए। फोकस
जैसे उस मेडिटेशन में हम करते हैं, शांत में बैठते हैं, एकांत जगह लेते हैं, स्टडी में भी सेम चाहिए। दोनों एक दूसरे के ओतप्रोत है। मतलब अगर जो मेडिटेटिव व्यक्ति होगा या जो शांति को प्रिय करता होगा, जो अपना टाइम वेस्ट नहीं करता होगा व्यर्थ बातों में, कि मूवीज देख लिया, इनके संग बैठ गया, घूम लिया, फिर लिया, वो सब चीज़ों से जो परे होगा। और यही सिखाया जाता है स्टूडेंट को कि इनिशियल स्टेज में इन सब चीज़ों से आप दूर रहो। जब आप अपने गोल को प्राप्त कर लोगे तो ये सब चीज़ें आपके पीछे पीछे आएंगी। जी बिल्कुल। अभी परिवार और संबंधों से जुड़ी कुछ स्थितियों के बारे में बात करना चाहेंगे आपसे कि अगर मान लीजिए किसी से मतभेद हो जाए तो क्या हम करेंगे? बोलिए। मतभेद हो जाए तो अगर देखो, जैसे हम वर्क लाइफ में ये होता ही है कि एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, तो उसमें हमें बैठ करके आपस में स्नेह पूर्वक बात करनी चाहिए। मतलब हमारी भावनाएं नहीं बदलनी चाहिए। मतभेद हो गया कि विचार हमारे डिफर कर रहे हैं, लेकिन मन भेद, जैसे हम यहाँ भी सुनते कि मन में जो खटास होता है, एक दूसरे के लिए नफरत हो जाती है, वो नहीं होना चाहिए। प्रेम भाव ही रहना चाहिए। मतलब एक फेज ऐसी रखनी चाहिए, एक पॉइंट जहाँ पर हम दोनों मिलकर के बैठ के बात कर सके कि मेरा मन ये कहता है या फिर मेरे मत ये है। तो हम दोनों फिर जो भी दो पर्सन के बीच में ये मतभेद हुआ है वो किसी एक पॉइंट पे जाके मिले और फिर वहां से वो नई शुरुआत करें। जी। कि दोनों डिफर थे ना, अभी वो किसी एक पॉइंट पे एग्री हुए। हम ये देखते हैं जो बड़े बड़े देशों के मैटर्स, दो प्रतिनिधि जाके मिलते हैं और वो सॉर्ट हो जाते हैं। तो दो व्यक्ति क्या है, दो व्यक्ति तो छोटी सी बात के लिए अगर मतभेद हुआ होगा, वहाँ कितने इश्यूज हम वो लोग सॉल्व कर लेते हैं। वो अपने देश को आगे रखते हैं उस टाइम। हाँ, लेकिन हम वो नहीं सोच सकते छोटी छोटी बातों में, है ना। तो वो हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो छोटी सी बात के लिए हम ऐसे सेपरेशंस, दीवारें बना देते हैं कि वो अलग हम अलग, लेकिन मिलके बात करेंगे प्रेम से तो वो जो मतभेद है वो मिटता जाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो यहाँ पर एक और विराम ले लेते हैं, फिर हम वापस आएंगे और बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जो काम या पढ़ाई से जुड़ी है और पारिवारिक संबंधों से भी जुड़ी हुई बातें। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। रेडियो मधुबन 107.8 FM। सबको सुनाएंगे, टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाएंगे। प्यार का गीत हम सबको सुनाएंगे, टूटे हुए विश्वास को फिर से जगाएंगे। खुशियों के रंग लेके हम गुलशन सजाएंगे। परमात्मा के बच्चे हैं हम, ये कर दिखाएंगे। एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम। जब मिल जाए तो सागर कहलाए। एक एक जब फूल खिले तो बगिया महकाए। सात रंग मिल अंबर पर इंद्रधनुष बनाए।
सब धरती के तारे मिलके जगमगाए। है ठान लिया दुनिया को फिर से एक बनाएंगे, परमात्मा के बच्चे हैं हम, ये कर दिखाएंगे। एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम। सब धर्मों से आती है एक यही पुकार, एकता के स्वप्न को आओ करे मिलके साकार। सब धर्मों से आती है एक यही पुकार, एकता के स्वप्न को आओ करे मिलके साकार। मिट जाए हर देश की सीमा, बने विश्व परिवार, एकता विश्वास से होगा स्वर्णिम ये संसार। निश्चय है हम मिलके सभी सतयुग को लाएंगे, ले हाथों में हाथ हम सब मिलके गाएंगे। एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम, एक है हम, एक है हम, we are one। एक है हम। अगर आपातकालीन स्थिति में किसी को अस्पताल ले जाना हो तो घबराइए नहीं, डायल कीजिए एम्बुलेंस का इमरजेंसी नंबर 102 या फिर 108। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी। पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर। कार्यक्रम चल रहा है जीवन रोशनी और आज हमारे मध्य बीना दीदी हैं और काफ़ी कुछ हम सीख रहे हैं, प्रगति कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस हम उनसे ले रहे हैं। बीना दीदी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत जी। तो आपसे जानना चाहेंगे अभी ऑफिस के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में, क्योंकि आपको एक्सपीरियंसेस हैं। तो अगर ऑफिस या स्कूल में अचानक कोई नई जिम्मेदारी मिल जाए और हम थोड़ा सा डरते भी हैं उसे एक्सेप्ट करने में, उसे निभाने में, और उस समय हमें क्या करना चाहिए? हाँ, ये नई जिम्मेवारियाँ तो मिलती ही हैं जब आप ऑफिस में या कार्य क्षेत्र में किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं। जैसे ही नई जिम्मेवारियाँ मिलती हैं तो उनका स्वागत करना चाहिए, मतलब उनको नकारना नहीं चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए कि हाँ ये हमारी ग्रोथ के लिए ही आई हैं। शुरू में लगता है 1-2 दिन कहो या 1-2 विचार कहो ऐसे आते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा बर्डन आने वाला है, अब मुझे इतना सब भी करना होगा, क्योंकि आपको पता है कार्य क्षेत्र में आपके साथ इंक्लूड ही होता जाता है, एक्सक्लूड कुछ नहीं होता वर्क प्रोफाइल में। मतलब आपके पास इतना था ना तो अब एक और आ गया है, ऐड ही होगा। तो उस केस में आपको दोनों के साथ तालमेल बिठाना है, आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, खुद का भी मैनेजमेंट करना है। अगर खुद कहीं पहले ढीले हैं तो अभी पूरा तल्लीनता से कार्य करना है, उसमें पूरा अपना इनपुट देना है जो भी हम काम कर रहे हैं। तो जब भी कोई नया हमें मिलता है, नई जिम्मेवारी हमें मिलती है, तो उसका स्वागत बहुत अच्छे से, मीन्स
उसके लिए क्या करें? स्वागत तो है, ठीक है, हमारे पास आ गया है, लेकिन अब हमें अगर नॉलेज उसके कम है तो उसके लिए हमें जो हमारे सीनियर्स जो उसके लिए काम कर रहे थे पहले, है ना, उनसे भी गाइडेंस लेना चाहिए। जो हमारे अलॉट करने वाले पर्सन है कि आपको ये ही काम, ये वाली कार्य करना है, उनसे भी गाइडेंस, मतलब सबसे गाइडेंस, लर्निंग एटीट्यूड को हमेशा खुला रखना है अपने को, कि जिनसे मिले उनसे सीखना है जी। तो ये सीखने का जो नज़रिया आपका खुद का रहेगा पर्सनली, तो फिर आप है ना लाइफ में प्रगति को ही पाएंगे जी जी। जैसे आगे बढ़ते रहेंगे और फिर आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप भी उसको डील करेंगे और कई लोगों को ऐसे तैयार करेंगे। इसके लिए एक और ये है कि कोई भी चीज़ आपको मिलती है ना, उसको अपने तक ना रखें, उसको बांटना शुरू करें जी। कि ये मेरी ही प्रॉपर्टी है। नहीं, अगर कुछ आपने नया सीखा है, आपने अपने एफर्ट्स से सीखा है, लेकिन अगर कोई नया आता है तो उसको भी सिखाने के लिए रेडी रहे जी। तो जैसे बीना दीदी कह रहे थे कि अगर कोई नई जिम्मेदारियां आपको मिल रही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके हवाले किया गया है, तो आप बिल्कुल सीखने की कोशिश करें। इसमें मतलब शर्म की कोई बात नहीं है, आप जानने की कोशिश करें। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर कोई मुश्किल प्रोजेक्ट हमें और आप सौंपा दूसरों जाए, को भी सिखाने का रखें, दूसरों को भी सिखाने का रखें, अपने तक सीमित ना करें उस ज्ञान को, जो भी समझ आपकी है, क्योंकि बांटने से ज्ञान बढ़ता है। ये प्रैक्टिकली हमने मतलब काफ़ी कुछ किया है कि जैसे आपको कुछ मिला तो हमने काफ़ी अपने जैसे तैयार किए। आप लीडर्स तैयार करो, मतलब ऐसे जी। लेकिन कई बार लोग ऐसा करते हैं कि अगर कोई सीनियर्स हैं, उनको कोई चीज़ मिला या कोई चीज़ की जानकारी मिली, वो उन तक ही रखते हैं, बांटते इसलिए नहीं है कि अगर आप सीख जाएंगे तो हमारा वैल्यू क्या रहेगा। हाँ, तो फिर उनका वैल्यू तो वो ऐसा सोचते हैं कि उनको उसी वैल्यू की चिंता रहती है कि हमारा वैल्यू क्या रहेगा, तो वो एक लिमिटेड एरिया तक ही सीमित रहेंगे। वो मतलब बेहद, जैसे हम सुनते हैं, बेहद में नहीं टिक सकते हैं। अगर वो ऐसा सोचते हैं कि मेरी वैल्यू, तो बस वो उसी को, उस पर्सन को उसी फील्ड की ही नॉलेज रहेगी। कुछ और ऊपर वाले ने, उसने खुद ने ब्लॉक किया ना अपने आप को कि मैं इसमें से मतलब हैप्पी हूँ, मैं किसी को डिलीवर भी नहीं करूंगा कि मेरी इम्पोर्टेंस चली जाएगी। अगर वो ऐसा कोई करते हैं तो उनका वही एक लिमिट हो जाती है। तो जैसे कहते हैं ना, ईश्वर देता रहता है, उसने वो द्वार बंद कर दिए हैं, वो उसी में हैप्पी है, तो शायद दूसरे वाले के लिए वो द्वार खुल जाए। और ये एटीट्यूड एक संकुचित मानसिकता वाले व्यक्ति रखते हैं। अगर जो रखते हैं, उन्हें इसी का जो थोड़े टाइम की हमें नेम फेम दिख रही है, हमारी इम्पोर्टेंस दिख रही है, वो उसी में खुश हैं, तो ऐसे को उसी में खुश रहने दीजिए। पर हमें अपना जो पर्सपेक्टिव है बहुत ब्रॉड रख करके हर चीज़ को इनवाइट करना है जी। तो क्योंकि मनुष्य हैं, कई बार लोगों को इनसिक्योरिटीज़ भी आ जाती हैं, कोई वीकनेसेस भी होती हैं, तो उस समय क्या थॉट्स रखना चाहिए? हाँ, कि देखो, अगर हमारे छोटे हैं, आगे बढ़ जाए हमसे सीख के, तो हाँ, ये वीकनेस आती है, ये वीकनेस है, तो इन पे हमें काम करना चाहिए ना। हम किसी को रोक लें तो यानी कि उसका जो प्रोग्रेस, उसका एक हमने रास्ता रोक दिया, हाँ, रास्ता रोक दिया, तो फिर हमारे रास्ते कैसे खुलेंगे? हम दूसरे के लिए रुकावट बन रहे हैं, तो फिर हमारा, अगर हम दूसरे के लिए हर्डल्स बन रहे हैं, तो हमारे लिए भी तो हर्डल क्रिएट हो जाएंगी। व्यक्ति नहीं करेगा, यूनिवर्स की एनर्जी करेगी। तो ये भी, इस पे भी हमें बहुत ध्यान रखना है। जी 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 जी। अगर हम रुकावट बनेंगे तो फिर हमारे लिए ही परेशानी होगी और हमारे ही रास्ते रुक जाएंगे। तो प्रगति पर एक क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रही थी कि आपकी प्रगति सच में हो रही है, नहीं हो रही है, हमें कैसे पता चलेगा? हम स्थूल चीज़ों को देखते हैं कि किसी को नेम फेम मिल रहा है, शायद उनकी उतनी मेहनत नहीं है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि शायद वो दूसरों को गिरा के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी पूरे कायनात, समय सब उनके साथ में है। तो ये क्या हमारे नज़रिया गलत है या ये जो हम देख रहे हैं, एक तो हमें सिर्फ वर्डली जो दिख रहा है हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं। शायद वो अंदर से खाली हो और हम मजबूत हों, पर हमारे पास, हम कहें कि हमारे पास वो नेम फेम नहीं है या वो स्थूल साधन नहीं है, तो हम उनसे कंसीडर नहीं कर सकते अंदर की। जिसे हमने ऐसे देखा है, जब हम वर्क लाइफ में थे, काफ़ी एज के बाद भी
उनके पेरेंट्स उन लोगों को छोड़ने आते थे, ओके। मतलब इतने डिपेंडेंट थे वो लोग। और हमें याद है कि हमने अपनी डिपेंडेंसी 8th के बाद छोड़ दी। मतलब पेरेंट्स ने इतने इंडिपेंडेंट में खुद जाओ, खुद एडमिशन कराओ और खुद सीखो और समझो भी दुनिया को। हाँ जी। तो ये जो अभी हम देखते हैं कि हमें लगता है कि नहीं ये चीज मेरी लिमिटेड है, इसको मैं किसी को ना दूं, या हम देख रहे हैं कि वो इसी में खुश है, उसको सब मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं प्रगति मान रहे हैं। हाँ, तो ये थोड़ा हमको अपना जो नजरिया है वो बहुत चेंज करना पड़ेगा। क्या पता कि उनके पास्ट कर्म भी अच्छा हो जिसके रिजल्ट हाँ, और स्थूल चीजों से हम कंसीडर नहीं कर सकते कि वो सुख में है। शायद वो मानसिक रूप से किसी ट्रोमा से गुजर रहा हो। जो हमें दिख रहा है वो अभी रहने का अच्छा है, उसको सब कुछ सुख साधन है, उसका रूम अच्छा है, उसकी लोकेशन अच्छी है, उसके सोसाइटी के लोग अच्छे हैं, लेकिन अंदर क्या है तो ये तो नहीं पता कर सकते ना। जैसे परमात्मा भी कहते हैं कि आजकल के लोग अंदर से खाली हैं, है ना, और तुम्हारी आत्मा में भोजन दिया जा रहा है, तो हम उससे फिल हो रहे हैं ना जी। और लोग जो बाहरी आकर्षणों में ही अपने आप को सुखी फील कर रहे हैं, वो आपको थोड़ा यहाँ भी नजर देखने को मिलता है जी। बिल्कुल। तो उसमें मेन है हमारी संतुष्टता। बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है। प्रगति आपकी सही में हो रही है नहीं हो रही है, आपकी संतुष्टता के हाँ डिपेंड कर रहा है कि आप कितने संतुष्ट हैं। यस, ओके। संतुष्ट होंगे तो प्रगति रुक तो नहीं जाएगी? नहीं, वो लोग क्या कहते हैं कि जो मिल गया वो खुश, ओके वो खुश, लेकिन एफर्ट करना नहीं छोड़े। अपने आप को जो सिखाना है वो सिखाना चालू रखें। वो लेकिन नहीं उसकी रिजल्ट ओरिएंटेड ना हो कि यही ही मिलना चाहिए। हाँ, नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। उससे शायद बेस्ट ऑप्शन है। हाँ, कैसे कहते हैं ना, जैसे उसने वो 10 रुपए में चीज ली किसी ने और वो हमें दिख रही है उसके साथ बहुत अच्छी, मेरे पास भी होनी चाहिए, लेकिन हमें कायनात 100 रुपए की चीज दिलवाने के लिए थोड़ा एफर्ट मांग रही है। हम कह रहे नहीं हमें तो वो ही चाहिए, पर नहीं, उस समय के साथ खुलता है पार्ट कि हम कि हमें कुछ और बेस्ट मिल गया। बिल्कुल, बस थोड़ा समय, सही समय आने का, डिवाइन समय आने का थोड़ा इंतजार करना पड़ता है जी। एक परिवार और संबंध से जुड़ी स्थितियों के बारे में आपसे पूछना चाहेंगे कि अगर परिवार में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो पूरे खानदान में कभी नहीं आई, तो आप क्या करेंगे? हमारा एक अनुभव है इसमें। एक हमारी कलीग थी और उनका कजन ब्रदर को किसी सरकमस्टांस में पुलिस ले गई और काफी मतलब रखा उनको। तो वो 2-3 दिन के बाद जब वो किसी बाहर शहर में, दूसरे शहर में था, तो वहाँ से उसको उठा लिया, पुलिस लेके चली गई। तो जो हमारी कलीग थी उनके पास फ़ोन आया कि आपका भाई ऐसे ऐसे यहाँ है। उस भाई ने उस कलीग का ही नंबर दिया था, तो वो थोड़ा जैसे साइलेंस में चली गई। मतलब उसको ज्ञान नहीं था इतना, ये स्पिरिचुअल नॉलेज की नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसे वो साइलेंस में गई। अब उसने सोचा कि मुझे इसको कैसे डील करना है, ये उसने हमसे शेयर किया था। फिर उसने कहा कि वो कहाँ है, मतलब उसने जानकारी ली कहाँ है, कैसे कर सकती। उसके दिमाग में ये था कि अब इसको मुझे पूरी सिचुएशन को हैंडल कैसे करना, पेरेंट्स को उसके मालूम चले, पहले मैं इसका देख लूं क्या सीन है, क्या एक्चुअल में हुआ था वहाँ। तो उसने फ़ोन एक दिन पहले, जिस दिन फ़ोन आया नेक्स्ट डे उसने वहाँ की टिकट कटाई और वहाँ उस शहर में चली गई। उसने देखा, फिर वहाँ उस जेल में भी गई, उनसे मिली, लोगों को देखा, लेकिन पता चला अभी वो लीगली तरीके से ही बाहर आ सकता है भाई। फिर उसने वहाँ उसी दिन उसने वहाँ एडवोकेट से भी बात की, बिकॉज वो शांत थी अंदर से। उसने ज़्यादा थॉट्स नहीं किए, अब क्या होगा, कैसे होगा, सबको पता चलेगा, लोग क्या कहेंगे, ये उसने कुछ नहीं देखा। उसने शांति से अपने आप को डील किया जी, विचारों को जी। और उसने फिर वहाँ पे एडवोकेट भी उसको मिल गए, वो काफ़ी कोऑपरेटिव थे। तो उसने बात की कि हाँ इसका केस हम लड़ेंगे, इसमें चिंता की बात नहीं है, ऐसे एडवोकेट ने कहा। तो वो ओके, फिर वो घर आ गई। फिर हफ्ते बाद फिर गई, क्योंकि अब हियरिंग प्रोसेस शुरू हो गया, कोर्ट में उसकी पेशी हो गई। लेकिन इस पूरे दौरान ना वो साक्षी जैसे थी जी, वो पूरे खेल को देख रही थी जैसे कि हो रहा है, लेकिन वो ना वो नहीं हुई, इम्पेशेंट नहीं हुई जी, है ना। उसने अपना बहुत पेशेंसली पूरे शांत मन से हैंडल किया। तो 1.5 महीने में वो
कजन ब्रदर, उसका सारी प्रोसीडिंग के बाद फाइनेंशियली भी उसने थी, वो स्ट्रांग थी, उसने वो पे किया, सब कुछ किया। तो 1.5 महीने के बाद, 1.5 या 2 महीने के बाद उसका भाई मतलब वापस आ गया। तो हमने पूछा तुम अपसेट नहीं हुई? तो उसने कहा कि हल्का सा लगा, लेकिन फिर मन में आया अपसेट होने से क्या होगा, अपसेट होने से कुछ नहीं होगा, इंटेलिजेंटली सिचुएशन को डील करना है। तो इस तरह उसने डील किया। तो बहुत हमारे लिए वो है प्रेरणादायक, ये एक उदाहरण है। जी 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 बिल्कुल। तो बीना दीदी हमारे साथ में और कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया और हमारे साथ ही क्यों इस प्रकार से। तो सबसे पहले तो जैसे दीदी ने कहा कि उन्होंने एक्सेप्ट किया और फिर अपने आप से की कि अपसेट होने से क्या होगा, हमें इसे डील करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जब हम थोड़े टाइम के लिए, थोड़े सेकंड्स के लिए भी साइलेंस में चले जाते हैं तो शांति से ही हमें समाधान मिलती है, रास्ते भी मिलते हैं कि हम इससे कैसे डील करें जब हम अपने आप से बात करते हैं। और आपसे पूछना चाहेंगे कि कई बार हमारे निर्णय जो है वो गलत साबित हो जाता है। तो अगर आपके ही निर्णय गलत साबित हो तो क्या करेंगे? जैसे आजकल की बात करें तो लोग लव मैरिज करते हैं और नहीं चल पाते हैं, तो पेरेंट्स भी दोष देते हैं, समाज भी दोष देता है कि आप शादी की अपने चॉइस से। तो अगर आप अपने कारोबार की लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रगति करना चाहते हैं तो उस समय पारिवारिक जिम्मेवारियों के साथ कैसे डील करेंगे, ये सवाल का भी जवाब जानना चाहेंगे। और जो मैरिजेस आजकल गलत साबित हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसमें जो ये डिसीज़न है कि लोग खुद सेलेक्ट करके खुद से जीवन साथी का चयन करते हैं, तो उनको इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि फ्यूचर में जो आज सब कुछ अच्छा दिख रहा है वो सब कुछ अच्छा ही नहीं होगा। अप एंड डाउन्स के लिए तैयार रहना चाहिए। तो जब हम मेंटली इसके लिए रेडी रहते हैं तो वो फ्यूचर में कुछ भी हो तो वो उसको इतना हिलाता नहीं है जी, उसको ट्रोमा में या ऐसी कंडीशन में नहीं ले जाता कि अब क्या होगा, सेपरेशन होगा, ये कुछ होगा। वो एडजस्टमेंट के लिए रेडी रहता है ना। उसने उसी का कुछ डिसीजन है तो एक्सेप्टेंस भी उसमें होना चाहिए। मतलब ये एक मूल्य है एक्सेप्टेंस का कि जो सिचुएशन है उसे एक्सेप्ट करो और उसके साथ पॉजिटिवली डील करना है जी। एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है हर सिचुएशन के लिए, क्योंकि एक्सेप्टेंस से ये आता है कि हम जितना इस आध्यात्मिक संस्था से जुड़े हुए हैं कि जो कुछ हो रहा है ना वो ओके है, वो हाँ, तो उसमें हम क्वेश्चन नहीं उठा सकते। तो एक्सेप्ट करना ही एक हमारे पास ऑप्शन रहता है और उसको हम पॉजिटिवली एक्सेप्ट कर लेंगे ना तो सब कुछ इर्द गिर्द सब कुछ ओके होने लगेगा जी। कई बार लोग क्वेश्चन करते हैं कि जब आप स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हो, इस मार्ग में चलते हो, तो आपकी प्रगति ही प्रगति होना चाहिए, आपके साथ क्यों कर्मों का हिसाब किताब आता है? तो आपको क्या लगता है कि अगर हम भगवान के बन जाए तो हमारे पाप कर्म का पुण्य कर्म हो जाता है क्या? नहीं, देखिए ये तो मेन है। आप रोज जैसे आज का दिन हमने शुरू किया मेडिटेशन से शुरू किया, सुबह 4 बजे से कोई 3 बजे से शुरू करता है, तो वहाँ मुझे ये देखना है मेरे में लेजीनेस कहाँ आई है, मैं अपने रूटीन में जो भी एक अनुशासन में कितना मैं जिया। अगर मैं अनुशासित रूप से चल रहा हूँ और अनुशासन में सब आ जाता है कि मुझे व्यर्थ में नहीं जाना है, मुझे समय से हर चीज करनी है, साफ सफाई से हर चीज करनी है, ये सब कुछ आ जाता है। किसी की बुराई नहीं करनी है, व्यर्थ में, हाँ ये व्यर्थ में आता है। हाँ ये व्यर्थ में, ये कुछ भी नहीं, सराउंडिंग में कुछ हो रहा है मुझे उस पे कमेंट नहीं करना है जी, है ना। ये उससे मुझे इन चीजों से जब हम अपने आप को सेव रखेंगे तो हमारी एनर्जी ड्रेन होने से बचेगी। और जो कहते हैं ना हिसाब किताब होता है, ये सब होता है, ये आपको लगेगा ऐसे ही आया और चला गया, जैसे सूली से कांटा हम सुनते हैं ना। मेन है हमारा फोकस, हम अपनी एनर्जी दे कहाँ रहे हैं, अपने ऊपर दे रहे हैं या दूसरों के ऊपर दे रहे हैं, तो हमें शक्ति मिलती है उसे डील करने में। जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपनाते हैं क्योंकि लोग ना दूसरे को देखना बहुत इजी, जैसे हम सुनते भी हैं कि दूर की दृष्टि ओके है, पास की नहीं है, कहीं खुद को चिंतन में नहीं वो रखते हैं और दूसरे का चिंतन ज्यादा करते हैं। तो उसलिए हमें
अब चूंकि वो प्रगति नहीं हो पाती खुद हाँ, की। प्रगति नहीं हो पाती खुद की, दूसरों के लिए हम कमेंट या कॉम्प्लीमेंट जो भी हम करते हैं, हालांकि दूसरे आगे बढ़ जाते हैं, हम वहीं रह जाते हैं। हाँ, क्योंकि हम दूसरों को पर चिंतन करते हैं। स्व चिंतन जो है वो प्रगति का आधार है। और जैसे दीदी ने शुरुआत में भी कही थी कि आपको आत्मनिरीक्षण करना है, और आत्मनिरीक्षण करके पॉइंट्स लिखनी भी है, आपके थॉट्स को देखना है, साक्षी भाव रखना है, और फिर आपको सॉल्यूशंस भी मिलती जाएंगी। तो अगर आप अपने कारोबार की लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और प्रगति करना चाहते हैं, तो उस समय पारिवारिक जिम्मेवारियों के साथ कैसे डील करेंगे? उसके लिए तो आपको बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस मीन्स ऑफिशियल वर्क भी टाइम पे करें, आप डिलीवर करें अपने जो भी हैं निमित्त हैं उनको, और फैमिली में भी हमारा एक मतलब देखा हुआ है, एक हमारी मैम थी, वो आते थे, उनकी फैमिली भी थी, छोटा बच्चा था, तो उन्होंने कैसे डील किया, वो छोटे बच्चे को, 1 साल के बच्चे को क्रच में छोड़ के आती थी, ऑफिस जब आती थी दिन भर काम करती थी और शाम को उसको लेके जाती थी। तो मतलब उन्होंने ये किया, सवेरे से पहले उसका भोजन बनाएंगी, अपना भी भोजन बनाएंगी। तो आप देख लीजिए, सवेरे 9 बजे ऑफिस आना है तो सारे काम करके बेबी को भी तैयार करके उसको क्रच में छोड़ करके फिर वो आएंगी और फिर जाते वक्त लेके जाएंगी। इसमें हस्बैंड का भी, अपने घर परिवार का, सबका, अगर इन लॉज है तो इन लॉज का भी खाना बना के आती थी। तो उन्होंने बैलेंस रखा जी। तो हम उनको देखते थे कि वो हम तो सिर्फ अपना ही करते थे, पर वो बैलेंस बना के चल रही थी। कभी उनको जाना होता था, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कोई बीमार हो गया, इन लॉज में कुछ हो गया है ना, तो उनको भी देखने के लिए वो बैलेंस बहुत जरूरी है इस लाइफ में। वर्क लाइफ और होम लाइफ, हाँ, इसमें दोनों में बैलेंस बहुत जरूरी है जी। और वो करती थी। अभी अंतिम मोड़ पर पहुंच चुके हैं हम इस कार्यक्रम के, तो आपसे जानना चाहेंगे प्रगति को आप किस तरीके से देखते हैं? सेटिस्फैक्शन से। ओके जी। जितनी मैं संतुष्ट हूँ उतनी मेरी प्रगति है। आगे कुछ और प्रोग्रेस करना चाहते हैं आप अपने लाइफ में? मतलब जैसे हम जिस रूटीन पे हम चल रहे हैं, आप भी उस पे चलते हैं, बस मैं अपने आप को समझ सकूं, अपने आप को जान सकूं, अपने में जी सकूं जी। वही मेरी प्रगति है जी। और उससे फिर सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि मैं सेल्फ में टिकी हुई हूँ। मुझे सराउंडिंग से या बाहर से कुछ नहीं चाहिए। दया भाव है, रहम भाव है, लेकिन कमेंट नहीं करना चाहिए। आपने जैसे कहा कि दूसरों की सिचुएशंस पे या दूसरों पे हंसी मजाक, हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी जो कार्मिक अकाउंट है या जिस परिस्थिति में गुजर रहे हैं, हमें उसमें कमेंट नहीं करना। हाँ, कोशिश करके अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमारी, फिर अगर हमने किसी पे कमेंट किया, उसका थॉट चलेगा, इसने ऐसे कहा, वो एक्चुअली हमारे को इफेक्ट करेगा। जी बिल्कुल। अगर आप न्यूट्रल रहेंगे तो आपको कोई अपनी एनर्जी, बैड एनर्जी देगा ही नहीं, तो आप पे के जो प्रोग्रेस है ना, उस पे वो एक हर्डल नहीं बनेगी उसकी जो बैड एनर्जी है। ये एनर्जी का तो खेल है, वाइब्रेशंस का तो खेल है। जी। जो ऐसे मैनिफेस्ट होता है, ये सब हो रहा है, ये सब हो रहा है, बाकी तो एनर्जी पीछे काम कर रही है ना। राइट। इसके बारे में भी आगे हम डीपली समझेंगे। आज तो टाइम हो गया है, एंड थैंक यू सो मच हमारे साथ आने के लिए। उम्मीद है कि आप आते रहेंगे, अपने जो भी अनुभव एक्सपीरियंसेस है वो हमारे साथ शेयर करते आप बुलाते रहेंगे तो हम आते रहेंगे जी। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यहीं पर रुकते हैं। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आप हमें 94 14 15 14 15 पर बता सकते हैं। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रगति करते रहिए। नमस्ते।